Students, in our previous lecture we have studied about galvanometer. हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर के अंदर धारा मापी के बारे में अध्ययन किया था. We have seen the exact definition of this galvanometer. इस धारा मापी की परिभाषा क्या होती है और इसका हम किस लिए यूज़ करते हैं, कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, और हमने ये भी इसको देखा था कि हम इस धारा मापी की सहायता से हम किसी भी परिपथ के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट. और इसके प्रिंसिपल के बारे में भी हमने देखा था और इसके जो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो गैल्वेनोमीटर होते हैं, उन गैल्वेनोमीटर्स के बारे में हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था, राइट. इसकी कंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने स्टडी किया था, किस तरीके का जो है इसका गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है, उन सब के बारे में स्टडी किया था. आज स्टूडेंट्स हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में जो है वो एक डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, राइट. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा हेडिंग है, आवर टुडेज हेडिंग इज प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर. प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर, राइट. इसको आप इस तरीके से यहाँ पर हम आज स्टडी करेंगे. हम इसको कहते हैं धारा मापी का सिद्धांत. ये क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर ध्यान से इसको देखिए. कल जब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे तो ये आपके पास में एक गैल्वेनोमीटर है, एक धारा मापी है. इसके अंदर क्या है, ये एक कॉइल होती है, राइट. ये आपका विद्युत रोधी तांबे के तार को हम एल्युमिनियम के एक फ्रेम पर लपेट कर, ठीक है, बाउंड करके एक कुंडली बनाते हैं, एक कॉइल फॉर्म करते हैं. तो ये कॉइल है और इस कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो इसके अंदर क्या होता है, एक डिफ्लेक्शन होता है, एक विक्षेप जो है वो इसके अंदर होता है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि जब भी आपका इस कॉइल में करंट फ्लो होती है, राइट, तब यहाँ पर जो कॉइल है, दिस कॉइल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ये एक आघूर्ण का अनुभव करती है, ठीक है. तो इस पर जो आपका आघूर्ण लगेगा, जो आघूर्ण इसमें उत्पन्न होगा, वो हम जानते हैं स्टूडेंट, एक फॉर्मूला है. उस फॉर्मूले से हम ये दे सकते हैं. वो फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा. हम इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो इस कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट. ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव किया है अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर. तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि इसका एक्सप्रेशन यही आता है. यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, ये टॉर्क तो हो गया, इसके अंदर जो आघूर्ण उत्पन्न हुआ है जिसको हम टॉर्क या आघूर्ण कहते हैं. एन जो है आपके पास में, यहाँ टॉ जो है इसको हम कहते हैं टॉर्क या फिर आघूर्ण, राइट. और आपके पास में एन जो है वो एन आपका रिप्रेजेंट करता है इस कॉइल में जो हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर, विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटा है. तो उनकी कहना चाहिए संख्या है, उनका नंबर्स है. तो एन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, राइट. यानी कि आपका तांबे के विद्युत रोधी
विद्युत रोधी तार के फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, ये इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। आई जो है आपके पास में वो क्या है कि ये जो आपका कुंडली है, लूप है, ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा, आई जो हो गया वो है प्रवाहित धारा, या फिर आप इसको कहते हैं करंट, करंट थ्रू कॉइल, थ्रू कॉइल, कॉइल से जो आपके पास में धारा प्रवाहित हो रही है वो है। और ए जो है आपके पास में, ये जो कॉइल है इसका एरिया, एरिया, एरिया ऑफ कॉइल, राइट, या फिर कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल, राइट। और बी आप सभी जानते हैं, जो आपका चुंबकीय ध्रुव है N और S, इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और थीटा जो है आपके पास में, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल के साथ में जो एंगल बना रही है, कोण बना रही है, उस कोण को ये व्यक्त करता है, यानी कि एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल, एंड कॉइल, तो कॉइल और आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण है, यानी कि थीटा क्या है आपके पास में, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व कुंडली के मध्य कोण, क्षेत्र व कुंडली या कॉइल, कुंडली के मध्य कोण, के मध्य कोण को ये व्यक्त करता है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इसको देखिएगा कि यहाँ जो, जैसे कल मैंने आपको बताया था, ये सपोज़ आपके पास में कॉइल इस तरीके से है, राइट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, अगर ये घूमेगी तो ये इस सिचुएशन में आएगी, तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास में इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो आपके पास में है, इस केस में यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री होने से जो टॉ यानी आघूर्ण है आपके पास में टॉर्क, इसका जो मैक्सिमम यानी अधिकतम मान जो होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एन आई ए बी, ये इसके बराबर होगा, राइट। यहाँ पर इसके अंदर इतना आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो जब स्टूडेंट जो आपके पास कॉइल है, उस कॉइल में आपका इतना कहना चाहिए टॉर्क प्रोड्यूस होगा, आघूर्ण उत्पन्न होगा, तो कॉइल जो है वो उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन होगा, वो जो है आपका डिफ्लेक्शन होगा। आप इसको अज्यूम कर लीजिए कि भाई चलिए कॉइल के अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है वो फाई होता है, ठीक है। अब जब आपके पास में यहाँ पर आप देखिएगा डायग्राम में, इस कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये इस तरीके से ये घूम जाएगी, इस तरीके से या ऐसे कैसे भी ये घूमेगी, मान लीजिए फाई इसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपके पास में नीचे स्प्रिंग जुड़ी हुई है, जो स्प्रिंग है, इसके अंदर भी क्या होगा, एक ट्विस्ट जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये इसके अंदर एक तरीके से कहना चाहिए ऐंठन जो है वो इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, राइट। तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो आपका जो ट्विस्ट टॉर्क है, राइट, वो अगर आपके पास में टॉ डैश है, इफ दी टॉर्क produced in spring is tau dash,
अगर इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है टॉ डैश, तो स्टूडेंट क्या होगा, इसका जो आपका कॉइल के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है और जो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो आपके पास में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स जो यहाँ पर टॉ होगा आपके पास में, दैट विल बी इक्वल टू टॉ डैश, इसके बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पर जो टॉ डैश है, दिस टॉ डैश इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में, सी फाई, ये सी फाई के बराबर होगा, वेयर सी इज कॉल्ड, यहाँ पर जो सी है आपके पास में, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिफॉर्मिंग इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिफॉर्मिंग इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग इलास्टिसिटी, राइट, इलास्टिसिटी। तो ये आपके पास में जो है वो इसके अंदर एक कहना चाहिए जो आपका कहना चाहिए एक डिफॉर्मिंग कोफिशिएंट ऑफ डिफॉर्मिंग इलास्टिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका टॉ डैश जो है वो आपके पास में सी फाई के बराबर है, टॉ इज इक्वल टू टॉ डैश है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो आपका कहना चाहिए NIAB है, NIAB, दिस विल बी इक्वल टू सी फाई, राइट। और आप ये कह सकते हैं कि जो फाई होगा दैट विल बी इक्वल टू NIAB अपॉन सी, इसके बराबर होगा, NIAB अपॉन सी के बराबर होगा। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू NAB अपॉन सी और I। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फाई, ये सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ K और I, मीन्स आप ये कह सकते हैं फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू I। तो जो आपका कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है वो आपका करंट के प्रोपोर्शनल है। तो यही जो है आपके पास में इस गैल्वेनोमीटर का जो है वो प्रिंसिपल है। नाउ हियर K is called the reduction factor, is called the reduction फैक्टर, और इसको हम परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं, राइट, और या फिर परिवर्तन गुणांक, इसको हम परिवर्तन गुणांक भी जो है वो स्टूडेंट हम बोल देते हैं, राइट। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी कि धारा मापी की सुग्राह्यता, राइट स्टूडेंट। हम इसको स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, जो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर है वो क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि जब भी आप गैल्वेनोमीटर की कॉइल के अंदर आप एक स्मॉल करंट फ्लो करते हैं या उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस एक स्मॉल पोटेंशियल जब आप अप्लाई करते हैं तो उसकी कॉइल के अंदर जो है वो एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, तो जितना स्मॉल करंट और पोटेंशियल अप्लाई करने पर जितना आपका ज़्यादा उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड दी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब आपका मिनिमम से मिनिमम एक करंट और पोटेंशियल को जब हम कॉइल में फ़्लो करते हैं उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस लगाते हैं तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी सेंसिटिविटी को। अब इसकी सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कि जो कॉइल है उसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स को अगर हम बढ़ा दें तो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो आपके पास में इंक्रीज़ हो जाती है।
सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, राइट। अगर हम कॉइल का एरिया भी बढ़ा दें तो भी वहाँ पर उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। और ऐसे ही आपके पास में अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप बढ़ाते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी भी जो है वो स्टूडेंट्स बढ़ जाती है। तो जो सेंसिटिविटी है उस सेंसिटिविटी का जो मीनिंग होता है, दिस सेज दैट द मीनिंग of sensitivity, right, of galvanometer is that when a small current, right, or a small potential is applied across the terminals, right, of the coil, it gives large deflection in the coil. तो दिस इज सेंसिटिविटी। तो जितना ज़्यादा उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा उसकी सेंसिटिविटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अब सेंसिटिविटी को आप, जैसे मैंने बताया कि आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स आपको ज़्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए तो करंट को आप इंक्रीज़ कर दीजिए, जैसे यहाँ पर है, नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ कर दीजिए, एरिया को इंक्रीज़ कर दिए और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दीजिए। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिफॉर्मिंग इलास्टिसिटी है इसको अगर हम डिक्रीज़ कर दें तो भी उसकी सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, तो भी उसकी सेंसिटिविटी जो होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फाई है वो आपका NIAB और C पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ाने से, करंट को बढ़ाने से, एरिया को बढ़ाने से, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से डिफ्लेक्शन बढ़ेंगे तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और जो कोफिशिएंट ऑफ डिफॉर्मिंग इलास्टिसिटी यानी C है इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे तो ये आपके पास में क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन बढ़ जाएंगे। इसको डिक्रीज़ करेंगे तो ये बढ़ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब मैंने आपको इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, जब हम इसके कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने यहाँ पर आपको एक टर्म बताया था कि ये जो सस्पेंशन वायर है, निलंबन तार है, ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर का लिया जाता है। स्टूडेंट ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर का इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ डिफॉर्मिंग इलास्टिसिटी होती है, इस फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर की कोफिशिएंट ऑफ डिफॉर्मिंग इलास्टिसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है जितने भी मटेरियल्स हैं। तो जब मटेरियल्स के अंदर ये कम होगा, C की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली फाई की वैल्यू जो है वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो इसके अंदर ज़्यादा डिफ्लेक्शन होंगे, तो इसीलिए हम वहाँ पर जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि धारामापी की सुग्राहिता का मतलब क्या है कि धारामापी में आप अगर कोई भी धारा प्रवाहित करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आप फ्लो करते हैं और या फिर उसके टर्मिनल्स के सिरों के मध्य एक बहुत कम वोल्टता अप्लाई करते हैं तो कुंडली में एक बहुत ज़्यादा विक्षेप उत्पन्न होता है। इसी को हम कहते हैं धारामापी की सुग्राहिता, यानी जितना ज़्यादा विक्षेप होगा उसकी सुग्राहिता भी उतनी ही अधिक होगी। अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। करंट सेंसिटिविटी या आप इसको कह सकते हैं धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता
राइट स्टूडेंट। तो धारा सुग्राहिता क्या होती है कि इसको जो करंट सेंसिटिविटी है SI से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये फाई अपॉन आई के बराबर होती है। यानी यूनिट करंट यानी इकाई धारा प्रवाहित करने में कुंडली में जो विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन होता है, तो उसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। यानी SI से हम इसको व्यक्त करते हैं। SI इजुगल टू होता है फाई अपॉन आई। यानी कि आपका जो कॉइल है उसमें यूनिट करंट फ्लो करने पर उसके अंदर जो कितना डिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी या धारा सुग्राहिता। राइट, ये आपके पास में है। इसको हम K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो K हमने यहाँ माना है इसके थ्रू भी हम व्यक्त कर देते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि वोल्टता सुग्राहिता। तो स्टूडेंट ये क्या होता है आपके पास में, इसको हम SB से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ये इकाई धारा के लिए है, ऐसे ही आपका यूनिट पोटेंशियल यानी इकाई वोल्टता अप्लाई करने पर उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। राइट, इसको हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो अब स्टूडेंट आप ये चीज़ ध्यान रखिए, SB इजुगल टू क्या होता है फाई अपॉन वी इसके। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, आप जानते हैं V इजुगल टू क्या होता है IR। तो हम यहाँ SB को हम इस तरीके से लिख सकते हैं फाई अपॉन आई आर। अब फाई अपॉन आई क्या होता है स्टूडेंट, आप ये टर्म जानते हैं, ये इसकी क्या है धारा सुग्राहिता या करंट सेंसिटिविटी है। तो इसको हम लिख सकते हैं SI राइट अपॉन R, इसके बराबर लिख सकते हैं। तो ये भी एक संबंध है बहुत इम्पोर्टेंट कि वोल्टेज सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता में क्या संबंध होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के, आप इनको ध्यान रखिएगा। राइट, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।